हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस अब सब देख के समझ जाएंगे कि क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्किप करके भी मतलब नहीं है। तो ये पूरा बोलता है ना, पूरा कहानी बिजनेस का एडजस्टमेंट बहुत सारा है, पीछे भी सब। ओके, तो ये वाला सब तुम्हारे लिए हेल्प कर देता हूँ। तो क्या मालूम कौन सा ज़माने में आया था, अपने को ये ज़माने में सॉल्व करने का है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स में क्या करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैसे मालूम पड़ेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस का सम है? एज अ टी फॉर्मेट में सम आएगा। इधर दिया नेट प्रॉफिट, क्या दिया है? तो सबसे पहले कॉलम बना के एक मार्क्स ले लो, तो इधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ये किसका हिसाब है? पंडित जी का। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखना है। रेड कलर में लिखा मैंने नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिख रहा है नेट प्रॉफिट कितना दिया, 96,095। तो इसको पहले यहाँ लिख देंगे 96,095, है ना। कॉलम बना इतना लिख दिया, 1.5 मार्क्स तो जमा हो गया ना। और है सम 15 मार्क के लिए आएगा, ये 20 मार्क के लिए, जैसे भी सी ए लेवल का सम। ठीक है, तो इधर लिखा जाएगा एक्सपेंस डिसअलाउ और इनकम डिसअलाउ। मतलब जो पर्सनल एक्सपेंस है ना, जो बिजनेस का नहीं है, वो ऐड करना है, और जो बाहर से इनकम आया वो लेस करना है। तो इनकम एक्सपेंस को ऐड किया जाएगा, इनकम को लेस किया जाएगा। तो इधर एक्सपेंस कौन सा लेना है? अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, जो एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है, जो बिजनेस के 4 दीवार के अंदर नहीं होता, बाहर का खर्चा या उसके घर का खर्चा, वो लेना है। सेम इनकम भी बिजनेस का इनकम नहीं लेना है जो बाहर से। फिर जाके और इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट रूल। तो अभी मैं इधर से ऐसे फॉर्मेट रख लेता हूँ। ये तो लिख दिया नेट प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले इसको ढूंढो। एडजस्टमेंट में दिया गया डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर इनकम टैक्स रूल, कितना दिया? 13,000। तो वो एक हेडिंग में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेडिंग में आ जाएगा 13,000। उसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे। किधर डाल देंगे? ब्रैकेट में। तो इधर से तुम्हारा 1.5-2 मार्क्स कोई छीन नहीं सकता। कॉलम बना दिया, 1.5-2 मार्क्स, 15 मार्क का समय धीरे धीरे जाएंगे, राइट। तो अभी क्या करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? तो फिलहाल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके हिसाब से जाते रहेंगे। ठीक है, तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट तो कर दिया हमने इनकम फ्रॉम आईटी एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन। अब एक्सपेंस मिल रहा है या इनकम, तो ज़्यादा करके पहले एक्सपेंस मिलेगा। तो इधर क्या बोला है, 1/4 यूज़ ऑफ कार वॉज पर्सनल यूज़। तो इधर देखो कार एक्सपेंस दिया 2400। तो कार मतलब बिजनेस का ही होता है, बिजनेस के लिए ही था। बट इसने क्या बोला, 1/4 वो अपने बच्चे को ट्यूशन लेके जाने के लिए, स्कूल लेके जाने के लिए, भाजी लाने के लिए इस्तेमाल किया ना, पर्सनल यूज़। तो कितना पर्सनल हो गया? 1/4। तो पर्सनल बोले तो एक्सपेंस डिसअलाउ। इधर लिखेंगे कार एक्सपेंस, क्या लिखेंगे? और कितना अमाउंट आएगा? 1/4। कितना आएगा? 1/4। तो कार में कार का एक्सपेंस कितना है मालूम है क्या? 2400। कितना है? 2400। तो 2400 को डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4। तो 600 क्या था? पर्सनल एक्सपेंस था। क्या था? 600 पर्सनल। इसके लिए यहाँ लिखा ना, तो जो पर्सनल है वो एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा। सिंपल। कार एक्सपेंस बिजनेस का ही है, पर उसमें थे 1/4 पर्सनल था। सिंपल। नेक्स्ट क्या बोला है? इंश्योरेंस प्रीमियम। ये देखो इधर दिया ना, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होता है? लाइफ इंश्योरेंस किया रहेगा, बिजनेस के लिए किया रहेगा। पर इधर क्या बोला, जो 6,250 है उसमें से उसने 5,500 लाइफ इंश्योरेंस करा है, मतलब खुद का करा है, तो पर्सनल हो गया। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम खुद का। तो ये दोनों भी क्या हो गया? इंश्योरेंस एक्सपेंस डिसअलाउ, क्योंकि पर्सनल हो गया। क्या हो गया? वो पर्सनल। तो इधर लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इधर लिखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस। क्या लिखेंगे? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, तो अगर ये एडजस्टमेंट नहीं रहता ना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग बिजनेस का एज्यूम करते हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टी को डैमेज होने के लिए कराया रहेगा फायर इंश्योरेंस। पर इधर बोले वो पर्सनल करा है, खुद के लिए करा है, तो खुद का एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा। खुद का किधर आएगा? एक्सपेंस डिसअलाउ में। कितना आ जाएगा? 5,500। और ये कितना दिया है? मेडिकल इंश्योरेंस खुद पे कितना करा है? 750। ये बाद में डिडक्शन भी बनेगा, ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा। अब फर्स्ट और सेकंड तो कर लिया, राइट। अभी थर्ड जो डी है ना, वो एकदम नया पार्ट आ गया है। उन लोगों ने शेयर्स बेचा है, ये बिजनेस का समय, शेयर बेच के पैसा है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो ये लाइन को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, बाद में, पहले आगे जाएंगे। अभी इधर दिया कंसल्टेशन चार्जेस। तो इधर देखो दिया कंसल्टेशन चार्जेस, मतलब इसने कुछ राय मशवरे के लिए 4,500 दिया, तो बिजनेस के लिए देता है। 4,500 बिजनेस का था। बट इधर क्या बोला, 1,200 रुपया ट्यूशन फीस मिस लीना डॉटर है, मतलब पंडित जी की डॉटर है लीना, उसका ट्यूशन फीस 1,200 भरा। कितना भरा? 1,200। तो ट्यूशन फीस मतलब घर का खर्चा, घर बोले तो पर्सनल। तो इधर आएगा कंसल्टेशन फीस। क्या आएगा? कंसल्टेशन फीस में कौन सा फीस है इन्वॉल्व था? ट्यूशन फीस। कौन सा इन्वॉल्व था? ट्यूशन फीस। इसे लिख देंगे। कितना इन्वॉल्व था? 1,200। जबकि ये बिजनेस का होता है, पर उसमें 1,200 रुपया ट्यूशन फी इन्वॉल्व था, इसलिए ट्यूशन फीस एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगी। नेक्स्ट बोला है सैलरी। सैलरी तो स्टाफ को ही दिया जाता है, स्टाफ मतलब बिजनेस वाले को दिया जाता है। तो इधर क्या बोला है? सैलरी इंक्लूड, सैलरी के अंदर सैलरी पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट, जो घर का काम करना है तो उसको दिया उसने। तो ये बिजनेस का थोड़ी खर्चा है, घर का हो गया ना। तो इधर लिख देंगे सैलरी टू डोमेस्टिक सर्वेंट, मतलब घर के काम करने वाले को उन्होंने पैसा दिया। कितना दिया? 4,800।
ये इसके लिए एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस डिसअलाउ। आगे क्या बोला है? और भी सैलरी एक आशीष को दिया था 12,000, हु इज नॉट एग्जिस्टेंट पर्सन। मतलब एक इंसान को उसने सैलरी दिया जो बिजनेस का नहीं है। तो बिजनेस का नहीं मतलब घर का हो गया उसका। तो जब घर का हो गया तो भी इधर ही आएगा। तो इधर लिखेंगे सैलरी टू आशीष। क्या लिखेंगे? सैलरी टू आशीष 12,000। मतलब 60,000 जो सैलरी था वो टोटल एम्प्लॉय का था, जिसमें से 2 सैलरी उसने एक डोमेस्टिक को दिया अपने सर्वेंट को और एक सैलरी आशीष को दिया। इसके वो एक्सपेंस क्या हो गया? डिसअलाउ। क्या हो गया? एक्सपेंस, क्योंकि ये बिजनेस का नहीं है। तो अभी इधर से क्या समझ में आया? जो बिजनेस का नहीं है वही लिखने का ना यार। फिर इसके बाद क्या बोला? रिसीव। क्या बोला है? रिसीव मतलब अदर सोर्स में आएगा, डिडक्शन में नहीं आता है ना रिसीव। तो ये भी काम का नहीं है। पीछे भी एक एडजस्टमेंट उधर भी रिसीव बोला है, तो छोड़ दो। तो फिलहाल सैलरी मिला, कंसल्टेशन फीस मिला, इंश्योरेंस मिला, कार मिला। ओके, तो इतना करके एक्सपेंस डिसअलाउ मिला। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल से छानबीन करना पड़ेगा। सैलरी बिजनेस का होता है, इधर क्यों लिखा? क्योंकि पर्सनल हो गया था, है ना। फिर प्रिंटिंग और स्टेशनरी बिजनेस है, कन्वीनियंस मतलब ट्रैवलिंग बिजनेस है, पोस्टेज वो भी क्या होता है? बिजनेस होता है। मिसलेनियस एक्सपेंस वो भी बिजनेस होता है। कार एस्पेक्ट बिजनेस था बट पर्सनल इस्तेमाल किया, इसके लिए यहाँ रिकॉर्ड किया, राइट। अभी तो डेप्रिसिएशन दिया है, क्या दिया है? तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो जो टेबल वाला डेप्रिसिएशन रहेगा ना उसको एक्सपेंस डिसअलाउ में डालेंगे और एडजस्टमेंट में दिया रहेगा आईटी रूल के हिसाब से उसको लेस कर देंगे। तो टेबल वाला डेप्रिसिएशन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इधर रेड पेन ले लेते ताकि याद रहेगा। डेप्रिसिएशन तो कितना था टेबल में? डेप्रिसिएशन 15,975, उसको यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। जरा कैल्सी मार के रख देना मेरे भाई, जब तक है ना कैल्सी ले लेते हैं ना, इसको ऐड कर ले। ओके, तो टेबल वाला डेप्रिसिएशन ये आएगा, एडजस्टमेंट वाला किधर आएगा? लेस में आएगा। तो जो बिजनेस का नहीं है वही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर कंसल्टेशन चार्जेस क्यों लिखा? क्योंकि इसमें ट्यूशन का फीस इन्वॉल्व था घर का। सेल्स टैक्स पेनल्टी ये बिजनेस का नहीं होता है, बिजनेस के बाहर गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है ना। तो ये अदर देन बिजनेस एक्टिविटी हो गया, इसलिए ये भी आएगा सेल्स टैक्स पेनल्टी। कितना है सेल्स टैक्स पेनल्टी? 1,000। ओके, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा, पर क्यों लिखा? क्योंकि खुद के लिए ऊपर खर्चा किया। ऑडिट फीस बिजनेस का होता है। अभी तक दिया है इनकम टैक्स, क्या दिया है? तो इनकम टैक्स भी बिजनेस का नहीं होता है, बिजनेस को ऑपरेटिंग नहीं लेना है, अदर देन खर्चा लेना है। तो इनकम टैक्स भी आ जाएगा। कितना दिया है? 2,500। ओके, जो 4 दीवार के अंदर खर्चा होता है वो नहीं लेना, उसके अलावा जो खर्चा होता है वो रिकॉर्ड करना है एक्सपेंस डिसअलाउ में। ओके, 2,500 ये लिख दिया, और रेंट तो बिजनेस का ही होता है। ओके, तो ये तुमको मिला एक्सपेंस डिसअलाउ। क्या मिला? एक्सपेंस डिसअलाउ। इसका मैं टोटल ले रहा हूँ, बच्चे ने मारा है, समझो मान लो इतना आ गया 44,325। ये हो गया अपना एक्सपेंस डिसअलाउ। क्या हो गया? एक्सपेंस। इसको ये ऐड कर देना 96,095, हाँ इक्वल। तो इसको ऐड करके इन दोनों को जब ऐड किया तो आया 1,40,420। तो ये हो गया एक्सपेंस डिसअलाउ। क्या हो गया? इसको ऐड किया। अभी इनकम डिसअलाउ में सेम रूल है, जो बिजनेस का इनकम नहीं है वो लिखना है, तो आपको क्रेडिट में मिलेगा ना। तो इधर क्या कहानी वाले में क्या, ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के सब पैसा देखो बिजनेस का नहीं है, बाहर से आ रहा है ना पैसा, तो ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के कॉपी पेस्ट कर दो। क्या कर दो? कॉपी पेस्ट। तो फटाक से भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इधर से मैं बुक रख जाऊँ। एक आया डिविडेंड, क्या है? एक कहाँ से डिविडेंड है? यूटी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो कितना डिविडेंड है? 3,000। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इसलिए वो डिसअलाउ है। क्या वो? जो बिजनेस का इनकम रहेगा वो नहीं लिखना है, अदर देन बिजनेस। जैसे सेल दिया रहेगा वो बिजनेस का होता है, बिजनेस के बाहर का पैसा इनकम डिसअलाउ में आएगा। फिर एक आया डिविडेंड, क्या है? डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस, अंबानी से आया 6,500। भाई तू कैल्सी मारते जा। फिर एक इंटरेस्ट आया, सब कॉपी पेस्ट करना है, मारते जा कैल्सी। एफडी आया, एफडी किधर था? एसबीआई अकाउंट में, वो भी टैक्स, वो भी इनकम डिसअलाउ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ टाटा, टाटा का कितना है? 750। ओके, फिर आया इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अपने दोस्त को भी उसने लोन दिया, उस पर भी ब्याज का मारा, वो भी इनकम डिसअलाउ में। मतलब जो बाहर से इनकम है डिसअलाउ ही होता है। इधर लिखने का एक इंटरेस्ट आया पीपीएफ, है ना, 500। फिर एक इंटरेस्ट आया नेशनल सेविंग स्कीम में, डाला था पैसा, जमा किया था, वो भी बाहर से पैसा है पोस्ट ऑफिस में, तो ये भी इनकम डिसअलाउ में आएगा। कितना? इनकम डिसअलाउ। ये सबको ऐड कर देंगे, है ना, ये सबको ऐड कर देंगे। कितना रहा भाई? 1,00,000। सर वो ऐड नहीं किया है, वो मैंने लेस कर दिया सर, फाइनल अमाउंट। अच्छा ठीक है, नहीं मैं ऐड कर दो। 3,000, 6,500, 1,200, 550, 525, ये 500, ये 7,000। तो ऐड करके आप 19,475। ओके, इधर ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि इनकम डिसअलाउ क्या करना है? लेस करना है। क्या करना है? लेस करना है। तो अभी आपको कैसे ऐड करना पड़ेगा मालूम है क्या? जो नेट प्रॉफिट है ना, उसमें ये वाला अमाउंट क्या होगा? ऐड होएगा। तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा। अब 1,40,000 से दोनों क्या कर देंगे? माइनस कर दें। तो 1,40,420
माइनस क्या करूँगा 19475 माइनस 13,000। -13,000। तो अपने को जो मिला ना पैसा, वो अमाउंट लिखा 1,07,945। ये क्या हो गया हमारे अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया। क्या हो गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये हेडिंग दिख रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इतना भी सम तुमको आ सकता है। ओके, इधर से क्वेश्चन इधर तक, आंसर इधर तक भी आ सकता है सब। ये नेट प्रॉफिट हो गया। अभी कहानी बाकी है, ठीक है। एक्सपेंस डिसअलाउ ऐड किया, इनकम डिसअलाउ और डेप्रेशन एज पर आईटीएल, राइट। अभी इसमें एक नया आइटम आ गया, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। घर बेचा हो, सोना बेचा हो, चांदी बेचा हो, शेयर्स बेचा हो। तो इधर क्या बोला था, 25 मार्च को 17 को, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है, पंडित जी ने 250 शेयर बेचा। एक कंपनी था MBM, और कितने का बेचा? एक शेयर 25 का बेचा, मतलब 250 शेयर्स 25 का बेचा। तो 250 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 6,250। कितना है? 6,250। दिस शेयर वेयर अलॉटेड बोनस शेयर। 2012 में बोनस शेयर मिला था, 250 शेयर था। तो कहानी दी गया है। कहानी के बाद क्या बोला है, अमाउंट ऑफ अबव सेल ऑफ शेयर इज नॉट रिसीव टिल 33/2017। मतलब इधर क्रेडिट नहीं हुआ है, पर आपको हिसाब में दिखाना पड़ेगा। तो क्या बोला, इधर क्रेडिट नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? मतलब 2017 में बेचा है, पर अभी तक उसका शेयर का पैसा आया नहीं है। तो इसके लिए उसको एग्जाम कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर पैसा मिला रहता तो ऐड कर देते। क्या कर देते? मतलब ये पैसा बिजनेस से आया, जैसे सैलरी से आता है, जैसे कैपिटल गेन से आता है, जैसे पैसा हाउस प्रॉपर्टी से आता है, वैसे शेयर बेच के पैसा आया। तो अगर मिला रहता तो ऐड करते, मिला रहता तो इसको इग्नोर करना। नहीं लिखा तो भी चलता था, नहीं लिखा तो भी छोड़ो, जान दो भी तक। ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या हो गया? इनकम फ्रॉम। फिर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या आएगा? इनकम फ्रॉम। अब अदर सोर्स में आपको ध्यान देना है, ये नाम फिर से लिखना है, अमाउंट नहीं। जो अदर सोर्स का पैसा है ना, हमने क्या किया, डिक्टो कॉपी करके यहाँ लिख दिया। अब इस पर आपको स्टडी करना है, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अब एक एक पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई टैक्सेबल है। क्या है वो? तो ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो 3,000 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब कैलसी मारते जा भाई। तो डिविडेंड, किसी का भी डिविडेंड है टैक्सेबल है। पहले पुराने ज़माने में लॉकडाउन के पहले माफ़ होता था, ये जूनी बुक है, एग्जाम था। पर रूल चेंज हो गया, अब डिविडेंड टैक्सेबल है। डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए टैक्स शो करने का है। फिर डिविडेंड आया रिलायंस पे। किस पे रिलायंस पे आया? 6,500, वो भी टैक्सेबल है। मतलब मैं अमाउंट लिख रहा हूँ टैक्सेबल है, अमाउंट लिख रहा हूँ टैक्सेबल। अगर माफ रहेगा तो एग्जाम लिख दूंगा, तो उधर डैश आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन FD फिक्स डिपॉजिट टैक्सेबल है। क्या है? टैक्सेबल। इंटरेस्ट फिर से FD है टाटा सन, वो भी क्या है? टैक्सेबल है। कितना है? 750। ओके। फिर आया इंटरेस्ट टू लोन, दोस्त को उधार दिया, उस पर ब्याज चार्ज कर रहा, वो भी टैक्सेबल है, तो भी आ जाएगा, राइट। अब दो इंटरेस्ट आए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोला है और एक नेशनल सेविंग स्कीम बोला है। तो इस पर एग्जाम्प्ट है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 500 और 7,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है। अंडर सेक्शन 80C में माफ़ है, तो ये दोनों पे टैक्स लगेगा नहीं। किस पे नहीं लगेगा? PF पे और NSS पे एग्जाम्प्ट है, इसलिए डैश मारा। क्या मारा मैंने? डैश। फिर इधर एक चीज़ बोला था, देखो, रिसीव्ड। रिसीव मतलब आया, पैसा आया। तो काय का पैसा आया? 50,000 उसके दोस्त ने दिया, उसकी शादी थी ना, ले गिफ्ट 50,000 GP मारा, राइट। और फिर डैडी बोला दोस्त दे रहा था, ले मेरे तरफ से भी ले, तो 75,000 डैडी ने भी गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट भी एग्जाम्प्ट है ना यार। जो फादर ने गिफ्ट दिया ना, 1 लाख लिमिट है। कितना लिमिट है? 1 लाख। तो 1 लाख से कम ही मिला है, तो माफ़ हुआ। और दोस्त की लिमिट 50,000 है। कितना है? 85,000 दिया। अगर 50 से ज़्यादा दिया रहता तो टैक्सेबल होता, इसलिए गिफ्ट भी एग्जाम हो गया। गिफ्ट भी क्या हो गया? तो उसको टैक्सेबल कितना अमाउंट मिला? इतना मिला ना। तो ये पूरी काली लाइन ऐड कर देंगे तो आया 11,975। तो ये पैसा कहाँ से आया? बिजनेस से आया। और ये पैसा कहाँ से आया? अदर सोर्स से आया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ओके, नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि जगह कम पड़ रहा था, राइट। तो दोनों को इनकम ऐड करेंगे तो टोटल इनकम मिलेगा। कितना मिलेगा? टोटल इनकम 1,19,000। 920। 1 लाख, अच्छा, 999 है। तो ये टोटल इनकम कहाँ से आ गया? इसको और इसको क्या किया मैंने? ऐड किया। ये हो गया टोटल इनकम। क्या हो गया? अभी डिडक्शन चेक करेंगे। तो उसने कहा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो डिडक्शन 2 ही दिया है। इधर तो कुछ नहीं था ना, इन्वेस्टमेंट बोला वो सब, इधर डायरेक्ट डिडक्शन दिया। देखो ना, लाइफ इंश्योरेंस भरा ना उसने, खुद के ऊपर कितना भरा? 5,500। तो खुद के ऊपर जो भी भरा रहेगा वो 80C में आएगा। किस में आएगा? तो 5,500 एक डिडक्शन मिला, ओके। और आगे बोला है मेडिकल इंश्योरेंस करा है ना 750, तो ये 80D में आता है। किस में आता है? 80D। तो 2 डिडक्शन है, राइट। और कुछ नहीं बोला था, इतना ही डिडक्शन है ना। अगर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बोला रहता तो वो भी डिडक्शन में आता है ना। और इंटरेस्ट ऑन NSC बोला रहता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्सेबल रहता वो भी डिडक्शन में था। हैंडीकैप बोला तो वो आता, पर ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो इन दोनों को टोटल लिया था 6,250 आया, 6,250। अब इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 1,13,670 ये हो जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। क्या हो जाएगा? नेट टैक्सेबल इनकम। आपको सम एग्जाम में इधर तक भी आ सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस।
तो इधर ही तक सॉल्व करना है। अदर सोर्स नहीं दिया रहेगा, डिडक्शन नहीं दिया रहेगा, छोटा मोटा सम आएगा ना। तो इसमें अदर सोर्स भी था, डिडक्शन भी था। तो एक अच्छा खासा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।